नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। क्या पीएमएलए की समीक्षा होनी चाहिए? दैनिक भास्कर। नक्सलियों पर नकेल दैनिक जागरण। रिजर्व बैंक की निरंतर मजबूती की गाथा। राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान जनसत्ता। उपेक्षा की शिकार बुजुर्ग आबादी। अब आर्टिकल विस्तार से। क्या पीएमएलए की समीक्षा होनी चाहिए? दैनिक भास्कर। साल 2005 में अस्तित्व में आया पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ड्रग मनी और उसके शोधन तक सीमित नहीं रहा। तमाम विशेष अपराध कानूनों जिसमें भ्रष्टाचार कानून भी शामिल था सहित आईपीसी की धाराओं को इसने अपने शेड्यूल्ड ऑफसेस ऑफसेस में शामिल किया। अनेक संशोधनों से इसका विस्तार हुआ। चूंकि ऐसे विशेष कानून सख्त होते हैं, लिहाजा अपराध सिद्धि न होने तक निर्दोषता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को नकारते हुए इस कानून में बाध्यकारी राज्य हित के सिद्धांत को प्रमुखता मिली। सेक्शन 24 में ईडी के गिरफ्तार करते ही जमानत लेने के लिए आरोपी को निर्दोष सिद्ध करने की बाध्यता थी, जबकि सेक्शन 45 में कहा गया कि जमानत तभी दी जाए जब कोर्ट के पास यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और उसके आगे कोई अपराध नहीं करेगा। जाहिर है, कोई भी कोर्ट केस के पूरे और दो तरफा तथ्य जाने बगैर न तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है और न ही आरोपी के भविष्य में कोई अपराध न करने की गारंटी ले सकती है। नतीजतन जमानत मिलनी बंद हो गई। उधर हाल के 10 सालों में ईडी की जद में आए कुल राजनीतिक लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 95% विपक्षी नेता थे, जिनमें 25 नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी का दामन थामा, जिनमें से 3 के केस बंद हुए और 20 को राहत मिली। क्या है कानून शायद रास्ता भटक गया है? नक्सलियों पर नकेल दैनिक जागरण। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ होती ही रहती है, लेकिन मंगलवार की रात बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई उसका महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें 1 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए। इनमें कई बड़े नक्सली सरगना भी शामिल माने जा रहे हैं। नक्सलियों पर चौतरफा दबाव बनाना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि वे लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश न करने पाए, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि उनके दुस्साहस का हमेशा के लिए दमन हो सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वे रह रहकर सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाते रहते हैं और अपने विरोधियों को पुलिस का मुखबिर बताकर उन्हें मार देते हैं। उनके दुस्साहस का एक प्रमाण यह है कि वे पिछले 1 साल से कम 8 भाजपा नेताओं की हत्या कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस दल के नेता खासतौर पर उनके निशाने पर हैं। इन स्थितियों में उन्हें यह संदेश दिया ही जाना चाहिए कि उनकी ऐसी हरकतों से उनके खिलाफ जारी अभियान कमजोर पड़ने वाला नहीं है। नक्सली किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं है। उनका निर्ममता के साथ दमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे बंदूक के बल पर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को खुली चुनौती देने के साथ यह स्वप्न भी देख रहे हैं कि एक दिन शासन उनके हाथ में होगा। नक्सली संगठन खुद को भले ही आदिवासियों और गरीबों का हितैषी बताते हों, लेकिन वे इसकी आड़ में उगाही करने वाले गिरोहों के अलावा और कुछ नहीं। उन्हें न तो आदिवासियों की कोई चिंता है, न गरीबों की और न ही वन और खनिज संपदा की। वे एक ओर तो यह दुष्प्रचार करते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें विकास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी ओर स्कूलों को निशाना बनाते हैं तथा सड़क, अस्पताल आदि बनाने में बाधाएं खड़ी करते हैं। इस पर हैरानी नहीं है कि बीजापुर के जंगलों में मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों एवं खुफिया एजेंसियों को इस पहलू को सुलझाना ही होगा कि आखिर नक्सलियों को हर किस्म के आधुनिक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री कहां से मिलती है। यह ठीक है कि बीते कुछ वर्षों में नक्सली संगठनों की कमर तोड़ने में सफलता मिली है, लेकिन जब तक उन्हें आधुनिक हथियारों की आपूर्ति होती रहेगी तब तक उनका खात्मा करना कठिन होगा। कठिन होगा। केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य नक्सलवाद को जड़ मूल से खत्म करना होना चाहिए, क्योंकि नक्सली बीच बीच में अपनी गतिविधि को विराम देकर अपनी ताकत को बढ़ाने का ही काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो वादा किया है कि अगले 3 वर्षों में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, वह इस अवधि में वास्तव में पूरा हो जाए, इसके लिए केंद्र और राज्यों में तालमेल आवश्यक है। रिजर्व बैंक की निरंतर मजबूती की गाथा बिजनेस स्टैंडर्ड। तमाल बंदोपाध्याय। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार 1 अप्रैल को 90वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। दुनिया के 2 अन्य बैंक 90 से 99 वर्ष के बीच हैं। वे बैंक ऑफ अर्जेंटीना और बैंक ऑफ कनाडा हैं, जो 1935 में स्थापित हुए। केंद्रीय बैंकों का इतिहास 17वीं सदी का है, जब 1668 में स्वीडिश रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसमें 17वीं सदी का इसे एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में सरकारी फंड्स को ऋण देने तथा कारोबारियों के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करना था। इसे केंद्रीय बैंक की शुरुआत माना जाता है। कुछ दशक बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। यह भी संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में बना जिसे सरकारी डेट खरीदना था। 1800 में नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक डी फ्रांस की स्थापना की ताकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कागजी मुद्रा की अत्यधिक मुद्रास्फीति को स्थिर किया जाए। बैंक ऑफ फिनलैंड की स्थापना 1812 में हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व 1913 में स्थापित हुआ, यानी स्विस
नेशनल बैंक के 7 वर्ष बाद। बैंक ऑफ जापान 1882 में स्थापित हुआ। आखिरकार 1998 में वर्तमान यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई ताकि यूरो की शुरुआत की जा सके। समय के साथ केंद्रीय बैंकों की गतिविधियों में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने से पहले केंद्रीय बैंकों ने घरेलू आर्थिक स्थिरता को बहुत समय के साथ केंद्रीय बैंकों की गतिविधियों में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने से पहले केंद्रीय बैंकों ने घरेलू आर्थिक स्थिरता को बहुत महत्व नहीं देते थे। युद्ध ने रोजगार, गतिविधियों और मूल्य स्तर को लेकर चिंता उत्पन्न की है। महामंदी के बाद एक बार फिर केंद्रीय बैंकिंग में बदलाव आया। फेड भी वित्त विभाग के अधीन हुआ है और फिर 1951 में ही उसे स्वायत्तता मिल सकी। वापस रिजर्व बैंक पर लौटते हैं। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से वह 25 गवर्नरों के साथ काम कर चुका है। बेनेगल रामाराव 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक यानी 7.5 वर्षों तक इसके गवर्नर रहे, जो अब तक किसी गवर्नर का सबसे लंबा कार्यकाल है। वहीं अमिताभ घोष महज 20 दिनों 15 जनवरी से 4 फरवरी 1985 तक गवर्नर रहे। रामाराव के इस्तीफे के बाद गवर्नर बने केजी अम्बेगांवकर भी केवल 6 सप्ताह तक पद पर रहे। बी.एन. आदकर ने भी 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक लगभग इतनी ही अवधि तक गवर्नर पद संभाला। 1991 के आर्थिक सुधारों से अब तक 8 गवर्नर बने हैं, जिनमें बिमल जालान का 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, जबकि एस वेंकटरमन का कार्यकाल सबसे छोटा। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास दिसंबर में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा होने के पहले ही कार्यकाल के मामले में जालान के आगे निकल जाएंगे। वह रामाराव के बाद दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर होंगे। वाई.वी. रेड्डी ने 5 साल और उर्जित पटेल ने 3 वर्ष 8 महीने तक यह पद संभाला। उदारीकरण के बाद के गवर्नरों की बात करें तो 10 तमिलनाडु कैडर के 1980 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण दायित्व रहा है। कोविड-19 महामारी ने $5 लाख करोड़ का आकार पाने का सपना देख रही अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया। दास ने ब्याज दरों को ऐतिहासिक रूप से कम किया। इस असाधारण संकट को कई गैर पारंपरिक उपायों की वजह से हल निकालने का प्रयास किया गया। वेंकटरमन, जालान, डी. सुब्बाराव और रघुराम राजन के सामने भी मुश्किल हालत है। जालान जब गवर्नर बने जब पूर्वी एशियाई संकट चरम पर था और स्थानीय मुद्रा दिन ब दिन डूब रही थी। सुब्बाराव के कार्यकाल में ही अमेरिकी निवेश बैंक लीमन ब्रदर होल्डिंग इंक का पतन हुआ और वैश्विक वित्तीय संकट आया। राजन को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्वांटिटेटिव ईजिंग रोकने के बाद ट्रेजरी प्रतिफल में आई तेजी, कमजोर रुपए, बढ़ते चालू खाते घाटे तथा उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। 1991 का उदारीकरण वेंकटरमन के कार्यकाल के बाद हुआ। 1991 के भुगतान संतुलन के साक्षी रहे लोग मानते हैं कि सबसे मुश्किल कार्यकाल दास का नहीं बल्कि वेंकटरमन का रहा। मेरा मानना है कि दोनों संदर्भ इतने अलग हैं कि तुलना करना ठीक नहीं। दास को कोविड-19 संकट का सामना तब करना पड़ा जब पूरी दुनिया आपस में गुथी हुई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब रिजर्व बैंक का एक अंतर्राष्ट्रीय कद है। पूरी दुनिया के सामने एक ही चुनौती थी और विभिन्न केंद्रीय बैंकों ने तालमेल के साथ नीतियां बनाई। वेंकटरमन का समय अलग था। भारत की अर्थव्यवस्था तब बहुत छोटी थी और उसे अकेले ही चुनौतियों से निपटना था। उस समय तो कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालय के फंड भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से बड़े थे। रेड्डी का कार्यकाल सबसे बेहतर था क्योंकि भारत ने उच्च वृद्धि और कम मुद्रास्फीति का दौर देखा। अपने कार्यकाल में उन्होंने नीतिगत दर बढ़ाना जारी रखा, लेकिन ऋण और आर्थिक वृद्धि प्रभावित नहीं हुई। कई लोग कहते हैं कि यह जालान की विरासत थी। रेड्डी ने नियामकीय मानकों को सख्त बनाया जो वैश्विक मानकों के कारण पहले से तंग थे। उन्होंने कई सुरक्षा उपाय किए जो 2008 के संकट के समय सुब्बाराव के लिए मददगार साबित हुए। यदि 1991 के बाद के रिजर्व बैंक पर नजर डालें तो शायद ऐसी तस्वीर सामने आएगी। रंगराजन और उनके डिप्टी एस तारापुर मुद्रावादी थे। दोनों ने सरकार के साथ रिश्तों को बदला। जालान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सेवा दे चुके अर्थशास्त्री थे। वो जानते थे कि कैसे काम करना है। दास भी ऐसे ही हैं, जबकि रेड्डी को सबसे दिमागदार गवर्नर माना जाता है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग चाहता था कि रिजर्व बैंक को कई दायित्वों से मुक्त किया जाए। राजन ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। इस बीच केंद्रीय बैंक ने पूरी तरह मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया। दास के कार्यकाल में उसने वृद्धि और मुद्रास्फीति का सराहनीय संतुलन किया, वित्तीय क्षेत्र को स्थिर बनाए रखा और व्यवस्था को मजबूती दी। उपसंहार यथास्थितिवादी नीति।
नीति समिति की 2024-25 की पहली बैठक जो शीघ्र होगी, उसका नतीजा क्या होगा? यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लगातार 7वीं बैठक में रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित रहेगी। वित्त वर्ष 25 के लिए 7% के वृद्धि अनुमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। चालू वर्ष का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया जा सकता है। कोर मुद्रास्फीति में कमी एक बड़ी राहत है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति चिंताजनक है। मानसून में भी इसकी भूमिका अहम होगी। हम आशावादी रह सकते हैं, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा। निकट भविष्य में दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं। राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान, जनसत्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की टिप्पणी पर भारत सरकार ने सख्त ऐतराज जताया था। अब विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया है कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करे और उनके आंतरिक मामलों में दखल देने से परहेज करे, मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कमजोर देशों के मामले में ताकतवर देश हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। इसी आदत के चलते जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भारत सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन राजनयिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत किस कदर भ्रष्टाचार और धन शोधन संबंधी मामलों को लेकर गंभीर है। ऐसे मामलों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठता है। फिर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की तो उसे यही जाहिर हुआ कि वे भारत के विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी टिप्पणियों से विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का आधार मिल गया था। यह ठीक है कि यह पहला मौका था कि जब किसी मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी के समय के चुनाव को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि तब तक आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी थी। इस तरह चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समान सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का सैद्धांतिक पक्ष बाधित नजर आने लगा, मगर इस पर नजर रखने और कार्रवाई करने का अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग और अदालतों को है, न कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी के किसी राजनयिक को। यह भी ठीक है कि हर देश अपने राजनयिकों के जरिए दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखता है, वहां के चुनाव को खोज खबर लेता रहता है, मगर वह चुनाव प्रक्रिया या वहां के राजनीतिक विवादों में पक्षकार की तरह शामिल नहीं हो सकता। वैसे भी अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र पर अनेक बार सवाल उठते रहे कि वह अपने मित्र राष्ट्रों में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तक पर चुप्पी साधे रहते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ नियम कायदों को ताक पर रखकर चलाई जा रही इजरायल की कार्रवाइयों पर वे क्यों मुखर होकर नहीं बोलते और तनकल खड़े होते। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई ऐसा मामला नहीं है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कोई बुरा और व्यापक असर पड़ता हो। यहाँ की जांच एजेंसियों ने कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसको केजरीवाल की तरफ से अदालत में चुनौती भी दी गई। उसके गलत या सही होने का निर्णय अदालत को करना है। उसके पहले भी इसी मामले में कई दूसरे नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र या किसी भी दूसरे देश को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई तुक नहीं बनता। हर देश को उनकी अपनी संप्रभुता है और वह अपने नियम कायदों कानून के जरिए चलता है। संयुक्त राष्ट्र को उसके किसी फैसले पर तभी कोई टिप्पणी करने का हक है जब उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता हो। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने उचित ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी टिप्पणियों के प्रति आगाह किया है। उपेक्षा की शिकार बुजुर्ग आबादी, विनोद के शाह। कभी संयुक्त परिवार में सम्मानित रहे बुजुर्ग बदलते जीवन मूल्यों और आर्थिक उपार्जन में निर्बलता के कारण उपेक्षित एवं एकाकी जीवन गुजारने को मजबूर है। यह समस्या देश के करीब 80% बुजुर्गों की है। नीति आयोग को भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान परिकल्पना शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2050 में भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। सामाजिक मूल्यों में हो रहे क्षरण की चुनौती के साथ देश में बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सुरक्षित भविष्य को तलाशना देश और सरकार दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। बाजार बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की भविष्यवाणी कर रहा है। यह देश में सामाजिक मूल्यों की गिरावट के साथ बुजुर्गों के भविष्य की चुनौतियों का संकेत है। आर्थिक आवश्यकताओं के लिए देश के 48% बुजुर्ग पूरी तरह संतानों पर निर्भर हैं। उनके पास आय के संसाधन नहीं है। मात्र 34% बुजुर्ग आबादी को सेवानिवृत्त पेंशन मिलती है। एक सामाजिक आकलन यह भी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त 80% बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि उनकी संतानिक परिवार खर्चे के लिए छीन लेती है। हावी होती उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण 60% बुजुर्ग पारिवारिक प्रताड़ना सहने को मजबूर है। 30% बुजुर्ग अत्यधिक प्रताड़ना के कारण पारिवारिक हिंसा की शिकायत दर्ज कराने कानून की चौखट तक पहुंचते हैं। मारपीट, चोट पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक तंगी के चलते परिवार या निकटतम व्यक्ति द्वारा हिंसा इसमें शामिल है। मगर भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इन अपराधों को सामान्य अपराध के रूप में ही देखा सुना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले
फीसद बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा के शिकार हैं, उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिल पाता है। पारिवारिक सदस्य 2 जून की रोटी के लिए उनसे मजदूरों की तरह काम लेते हैं। एक से अधिक बच्चे की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप का ही बंटवारा तक कर देते हैं। 2 जून की रोटी के लिए एक के हिस्से में माँ आती है तो दूसरे के हिस्से में पिता। इस तरह बुजुर्गों को 2 जून की रोटी तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वर्षों साथ रहने बुजुर्ग दंपति अलगाव की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। राज्य सरकारें ग्रामीण ग्रामीण बुजुर्ग पुरुषों को पुनर्वास योजना के नाम पर ग्रामीण भजन मंडली बनाने, मात्र गाने बजाने वाले वाद्य यंत्र उपलब्ध कराती है, मगर जहां जरूरत आर्थिक पुनर्वास के साथ विश्राम की अधिक है, वहां भजन मंडली योजना सिर्फ ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार की खुराक उपलब्ध कराने का संसाधन बन गई है। सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के बेहतर जीवन प्रबंधन के लिए देश की कुल जीडीपी का मात्र 0.73% हिस्सा खर्च कर पा रही है, जिसमें से 0.03% राशि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। उसमें राज्यों से मिलने वाले अंशदान से ही प्रति व्यक्ति पेंशन राशि का निर्धारण होता है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति पेंशन राशि 600 से 1200 रुपए तक मासिक है, जो तेजी से बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों की मात्र 10 दिन की खाना खुराक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भारत में अकेले बुजुर्ग आबादी प्रतिवर्ष 70,000 करोड़ रुपए की राशि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर खर्च करती है। इलाज के लिए उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और कई शहरों में भी भटकना पड़ता है। एक सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार सेवानिवृत्त बुजुर्गों की 20% पेंशन राशि प्रतिमाह उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर खर्च होती है, जबकि देश के 53% बुजुर्ग आबादी अपनी बचत राशि जमा नियमित स्वास्थ्य खर्चों पर व्यय करने को मजबूर होती है। ग्रामीण बुजुर्ग आबादी का 45% हिस्सा नजदीक प्राथमिक चिकित्सा सेवा न होने के कारण गांव से 10 से 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। सरकारी स्तर पर चलने वाली वरिष्ठ नागरिक योजनाएं बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों की मात्र औपचारिक खानापूर्ति करती हैं। देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में जीवित बुजुर्गों को शासकीय कागजों में मृत घोषित किया जा चुका है। ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए तहसीलों और अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यात्रा के दौरान भी बुजुर्ग अक्सर उत्पीड़न का शिकार होते हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर पहिएदार कुर्सी न मिलने के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रेलवे में ऐसे असंख्य प्रकरण हैं जब यात्रा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा या यात्रा सुविधा न मिलने से उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। भारतीय रेल ने तो अब बुजुर्ग यात्रियों को मिलने वाली रेल किराया रियायत भी बंद कर दी है। बुजुर्गों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे का निर्धारण करते समय बुजुर्ग की आर्थिक उपयोगिता का आकलन कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में हुई धोखाधड़ी, लूट, जालसाजी की घटनाओं में 23.9% बुजुर्ग शिकार हुए थे। पारिवारिक कारणों और आर्थिक तंगी से परेशान होकर वर्ष 2022 में 1518 बुजुर्गों ने आत्महत्या कर ली थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बुजुर्गों के साथ अपराधों में 11.25% की बढ़ोतरी हुई है। 60 वर्ष से 90 वर्ष तक उम्र वाली बुजुर्ग महिलाएं शारीरिक शोषण और बलात्कार जैसे अपराधों का शिकार हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की 16% भारतीय महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर घृणित दुर्व्यवहार होता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2040 तक भारत की बुजुर्ग आबादी देश के बच्चों की आबादी के बराबर हो जाएगी। देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। यह परिवार में और अधिक तनाव, फासला पैदा करने और बुजुर्ग के एकाकीपन में वृद्धि करने वाला साबित होगा। सामाजिक मूल्यों में गिरावट देश में बुजुर्गों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता पैदा करती है। अर्थशास्त्र इसमें यह कहकर एक बड़े निवेश की संभावनाएं टटोल रहा है कि इससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाला सेवा उद्योग क्षेत्र बढ़ेगा। बुजुर्गों की मदद के बहाने रोजगार स्थापना के लगभग 150 से अधिक स्टार्टअप इस सेवा क्षेत्र में आ चुके हैं। देश में वर्ष 2023 में बुजुर्ग सेवा क्षेत्र के नाम पर रोजगार स्थापित करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। भारत में विकसित होती वृद्धाश्रम संस्कृति और बुजुर्गों का एकाकीपन, युवाओं का रोजगार की तलाश में घर छोड़कर चले जाना और पारिवारिक कलेश इस उद्योग को अवसर उपलब्ध कराते हैं। मगर देश में विकसित हो रहा वृद्धाश्रम बाजार देश की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर आघात करता है। धन्यवाद।